डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। चैप्टर 81 कार्तिक की एंट्री। कहानी अब तक। कोमल को बड़ा अजीब लगा कि एग्जाम हॉल में ये बिंदास किससे हंस हंस के बात कर रही है। उसने हल्का सा गेट खोल देखा तो अवनी किसी यंग लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी और पूरी क्लास खाली थी। कोमल ने फट से पूरा गेट खोल दिया और अंदर चली गई और चिल्लाते हुए बोली, अबे पागल, मैं तेरा कब से बाहर वेट कर रही हूँ और तू यहाँ की अनजान से हंसी मजाक कर रही है। आए। अवनी उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा मेरी माँ, शांत हो जा। फिर उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कोई अनजान नहीं, ये हमारे न्यू प्रोफेसर हैं जो कि चंद सर की जगह आए हैं। आए। अब आगे कोमल उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, अबे क्या मजाक कर रही है, ये वो भी हमारा प्रोफेसर, इसकी उम्र तो हमारे जितनी ही लग रही है, ये हमारा प्रोफेसर कैसे हो सकता है। आए। अवनी बोली, यार मैं सच बोल रही हूँ, चाहे तो खुद पूछ ले। आए। वो लड़का तब से खड़ा हो दोनों की बातें सुन रहा था। वो बीच में आते हुए कोमल से बोला, हेलो मिस, मेरा नाम कार्तिक है। अवनी सही बोल रही है, मैंने चंद्रा सर को रिप्लेस किया है। और कार्तिक कोमल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आए। कोमल हाथ मिलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। कोमल को उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अवनी से बोली, अवनी चल, अब हमें चलना चाहिए वरना घर जाने में लेट हो जाएंगे। आए। इस पर अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगी। तभी कार्तिक बोला, अवनी कोमल, मेरा काम भी खत्म हो गया है, अगर तुम्हें कोई देत ना हो तो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दूं। आए। अवनी खुश हो हाँ में सिर हिलाने जा रही थी। तभी कोमल उसका हाथ पकड़ मुंह बना बोलो, कोई जरूरत नहीं है सर, हम खुद जा सकते हैं। और कार्तिक की बेइज्जती करते हुए बोली, वैसे भी आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हमें लिफ्ट दे सके, सो आप अपने रास्ते जाए और हमें अपने रास्ते जाने दे। आए। अवनी को कोमल की बातें सुन गुस्सा तो आ रहा था, पर कोमल की बातों में साफ गुस्सा देखा जा सकता था जो कि अवनी को समझ आ रहा था। आए। इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और कोमल को ले बाहर जाने लगी। वही कार्तिक, जिसकी आज तक किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की थी, उसने अपनी मुठियां बंद कर ली और दांत पिसते हुए बोला, ये तेरा एटीट्यूड एक दिन में मिट्टी में मिला दूंगा और तुम दोनों को अपने बिस्तर की रानी बनाऊंगा। और कार्तिक के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। आए। बाहर अवनी कोमल को खिंचते बाहर ले गई और अपनी कार के पास ले जा उसका हाथ छोड़ उसे घूरने लगी। ऋषभ ने अवनी की कार कॉलेज भेजवा दी थी। कोमल उसे घूरता देख बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है। आए। अवनी बोली, ये अंदर क्या था भला, कोई अपने प्रोफेसर से ऐसे बात करता है क्या जैसे तूने आज की। आए। कोमल गुस्से से बोली, अबे मैंने सही से बात की वरना इससे भी बुरी तरीके से बात कर सकती थी, समझी। आए। अवनी उसके गुस्से की वजह समझ नहीं पा रही। वो उसे शांत करते हुए बोली, कोमल हुआ क्या है, तू ऐसा बेहवे क्यों कर रही है और तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आए। कोमल अवनी के शांत कराने पर शांत हुई और बोली, अवनी मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैं तेरी वजह से बहुत देर तक बाहर खड़ी रही और तू अंदर उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी। आए। अवनी बोली, अबे पागल, बस इतनी सी बात पे तू इतनी गुस्सा हो रही थी। अच्छा ठीक है बाबा सॉरी, पर ये बता तूने सर को वो सब क्यों बोला भला, उनकी क्या गलती थी। आए। कोमल बोली, तूने उसकी नजर देखी, उसकी नजर किसी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी, वो पक्का प्ले बॉय है। आए। अवनी बोली, तू इतना यकीन से कैसे बोल सकती हो कि वो प्ले बॉय है, मुझे तो उनमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। कोमल बोली, तुझे इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तूने देखने की कोशिश नहीं की, अगर देखती तो तब तेरे को भी देखता, पर तेरी नजर तो उसके चेहरे पर थी। आए। अवनी बोली, क्या बकवास कर रही है भला, मैं उसके चेहरे को क्यों देखने लगी। इस पर कोमल बोली, रहने दे बेटा रहने दे, हमें मत बता तू किसे देख रही थी, किसी नहीं, पर एक बात बता भला, वो ऋषभ से हैंडसम तो है नहीं, फिर भी तू उसे देख रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझे हुआ क्या है। आए। अवनी चिढ़ते हुए बोली, मैं उसे नहीं देख रही थी भला, मैं उसे क्यों देखने लगी जबकि मेरे पास उससे भी हैंडसम हस्बैंड है। आए। कोमल बोली, हम तो मैडम, फिर आप उनसे इतना हंस हंस के बातें क्यों कर रही थी, ये बताएगी जरा। आए। अवनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों उसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं बात करने लगी। आए। कोमल बोली, तुझे पता है न ये बात अगर ऋषभ को पता चल गई तो उस प्रोफेसर का आज आखिरी दिन होगा, साथ में तुझे भी कोई ना कोई पुनिशमेंट मिलेगी। आए। अवनी चिढ़ते हुए बोली,
तू ऋषभ की दोस्त है या मेरी हर बार उसकी साइड लेती है, और भला उसे बताएगा कौन? मैं तो बताने वाली नहीं और ना तुझे बताने दूंगी, और हमें किसी ने देखा तो था, नहीं तो कोई बताने वाला है नहीं है। आए कोमल हंसते हुए बोली, बेटा अवनी वो आरके है माफिया किंग, वो इतने बड़े एम्पायर को ऐसे ही नहीं संभलता होगा। जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है ना वहां उसकी शुरू। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि उसे पता नहीं चलेगा, शायद अब तक तो उसे सब कुछ पता भी चल गया होगा। आए कोमल की बात सुन अवनी डर गई और बोली, अब तो घर जाके ही पता चलेगा कि ऋषभ को पता चला है या नहीं। फिर दोनों कार में बेट पैलेस के लिए निकल गई। आए चैप्टर 82 कहानी। अब तक कोमल हंसते हुए बोली, बेटा अवनी वो आरके है माफिया किंग, वो इतने बड़े एम्पायर को ऐसे ही नहीं संभलता होगा। जहां तेरी बुद्धि खत्म होती है न वहां उसकी शुरू। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि उसे पता नहीं चलेगा, शायद अब तक तो उसे सब कुछ पता भी चल गया होगा। आए कोमल की बात सुन अवनी डर गई और बोली, अब तो घर जाके ही पता चलेगा कि ऋषभ को पता चला है या नहीं। फिर दोनों कार में बेट पैलेस के लिए निकल गई। आए अब आगे पूरे रास्ते अवनी बहकी बहकी बातें कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अवनी जब थोड़ा डरी हो या स्ट्रेस में हो तो वो उठ पटाख बातें करने लगती है। आए करीब आधे घंटे बाद दोनों प्लेस पहुंचे। जब से विवान को चोट लगी है कोमल भी उसका ध्यान रखने की वजह से प्लेस में ही रहने आ गई थी। पैलेस के गेट पर जितने भी गार्ड थे आज कोई नहीं दिखाई दे रहा था, यहां तक कि मैन गेट भी खुला हुआ था। आए दोनों को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोमल अंदर गए तो पूरा पैलेस खाली था, ना तो कोई नौकर था ना ही कोई गार्ड। पैलेस में अजीब सा है सन्नाटा फैला हुआ था। आए दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि आरके की पैलेस में सिक्योरिटी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवनी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। अवनी ने कई बार लोगों को बुलाया पर कोई नहीं आया। दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। अवनी ने अपने बैग में रखी पिस्टल निकाल ली, कोमल ने भी अपने बैग से पिस्टल निकाल ली। आए दोनों पिस्टल लेकर हाल में एक पिलर के पीछे छुप गए और इधर उधर देखने लगे पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। कोमल अवनी से बोली, अवनी हमें ऋषभ को फोन करना चाहिए। आए अवनी बोली, हाँ तू सही बोल रही है। फिर उसने पॉकेट से फोन निकाल और ऋषभ को मिला दिया पर उधर से ऋषभ ने फोन पिक नहीं किया। आए कई बार ट्राई करने के बाद भी ऋषभ ने फोन नहीं उठाया तो अवनी को ऋषभ की फिक्र होने लगी। वो कोमल से बोली, कोमल वो तो फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, चल ऑफिस चल के चेक करते हैं। आए कोमल अवनी को शांत करते हुए बोली, अवनी शांत हो जा, ऋषभ को कुछ नहीं हुआ होगा, शायद वो किसी मीटिंग में होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा हो। आए अवनी बोली, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वो मेरा फोन जरूर पिक करते हैं। आए कोमल अवनी को समझाते हुए बोली, अवनी तू इतनी टेंशन मत ले, हो सकता है उसने फोन साइलेंट पे रखा हो और उसे तेरी कॉल का पता ही नहीं चला हो। आए कोमल की बात सुन अवनी थोड़ी शांत हुई और बोली, हाँ कोमल ये हो सकता है, एक काम करते हैं ऋषभ के ऑफिस चल के खुद देख लेते हैं। और वो जाने के लिए मुड़ी तभी कोमल उसका हाथ पकड़ बोली, कहाँ जा रही है, रुक जा, पहले यहाँ हुआ क्या है वो तो देख ले, और विवान भी अंदर ही है, हमें एक बार चेक करना चाहिए वो ठीक है या नहीं। आए अवनी को याद आया विवान भी तो घर पर ही होगा। वो बोली, हाँ हाँ चल चल के उसे देखते हैं कि वो सही सलामत है या नहीं। आए फिर दोनों छुपते छुपाते विवान के कमरे तक पहुंचे। उन्होंने जैसे ही गेट खोला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक काला मास्क पहना आदमी विवान के गले पर चाकू रख उसके गले को कटने ही जा रहा था कि अवनी और कोमल ने उस पर शूट कर दिया। आए उस आदमी के हाथ से चाकू छूट गया। फिर वो पकड़े जाने के डर से उसी घायल हालत में ही खिड़की से कूद गया। अवनी और कोमल ने उसे कई गोलियां मारी पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो भाग गया। आए अवनी और कोमल दौड़कर खिड़की तक आए कि उसे और गोलियां मार सके पर तब तक वो भाग चुका था। कोमल अवनी से बोली, अवनी वो इतनी गोलियां लगने के बाद भाग कैसे सकता है। आए अवनी एक डेविल्स मिले के साथ बोली, भाग सकता है जब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो तो। कोमल बोली, पर हमारी बुलेट्स पे तो लगभग किसी भी वेस्ट का असर नहीं होता। आए अवनी कोमल को देख बोली, ना ना कोमल, एक वेस्ट है जो हमारी गोलियों को भी रोक सकता है। कोमल बोली, ऐसी कौन सी वेस्ट है और मुझे कैसे नहीं पता इस बारे में। आए अवनी बोली, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले विवान को चेक कर देख वो ठीक है न। फिर दोनों दौड़कर उसके पास आ गई और उसको ऊपर से नीचे तक चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। आए
जब दोनों ने तसली कर ली विवान एकदम ठीक है तो दोनों उसे वापस से लेटा दिया और रूम से बाहर निकल गार्ड को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक रूम का गेट खुला हुआ दिखा। दोनों ने धीरे से उस रूम के अंदर देखा तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आय, क्योंकि पूरे रूम में बस लाशें ही लाशें थी। पूरे पैलेस के गार्ड के साथ साथ सभी सर्वन की भी लाशें थी। वो दोनों अभी देख ही रही थी तभी अवनी का फोन बजा। आए, अवनी ने काला इट देखी और फट से फोन उठा लिया। ऋषभ कुछ बोल पाता उससे पहले अवनी फिक्र करते हुए बोली, आप कहाँ थे अब तक? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। आप ठीक तो है न? कुछ हुआ तो नहीं? आए, ऋषभ उसे शांत कराते हुए बोल, अवनी क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। आए, अवनी कुछ बोलने ही वाली है थी कि कोमल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, ऋषभ तुम जल्दी से जल्दी घर आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। आए, और उसने फोन काट दिया। इधर ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि फोन कटने से उससे गुस्सा आ रहा था, पर कुछ गड़बड़ है बात सोचकर वो जल्दी से रोनित को चोपर रेडी करने को बोला और चोपर में बैठकर पैलेस के लिए निकल गया। आए, चैप्टर 83 कहानी। अब तक अवनी कुछ बोलने ही वाली है थी कि कोमल ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, ऋषभ तुम जल्दी से जल्दी घर आओ, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। आए, और उसने फोन काट दिया। इधर ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि फोन कटने से उससे गुस्सा आ रहा था, पर कुछ गड़बड़ है बात सोचकर वो जल्दी से रोनित को चोपर रेडी करने को बोला और चोपर में बैठकर पैलेस के लिए निकल गया। आए, अब आगे उधर पैलेस में अवनी कोमल से बोली, तूने मेरा फोन क्यों छीना? मुझे बात तो करने देती। कोमल बोली, अबे तू बस बिन बात की बातें करके टाइम वेस्ट करती, इसलिए मैंने छीन लिया। और इतना मत रो, जब वो आ जाए तो जी भर के बात कर लियो। आय, अवनी ने बस हाँ में सिर हिलाया और पैलेस के टेरेस पे चले गई और ऋषभ का वेट करने लगे। वही चोपर में ऋषभ टेंशन से मारा जा रहा था, उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आय, जिसके चलते उसने कई बार तो पायलट को भी डांट चुका था, पर पायलट बेचारा क्या करता, वो तो जितनी तेज उड़ा सकता था उड़ा रहा था। आय, करीब 15 मिनट बाद ऋषभ का चोपर प्लेस के टेरेस पर लैंड हुआ। ऋषभ ने किसी के गेट खोलना का भी वेट नहीं किया, वो अपने आप ही गेट खोलकर नीचे की ओर भगा। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड और रोनित भी भागे। तभी ऋषभ को अवनी की रोकने की आवाज आई। ऋषभ ने आवाज की तरफ देख तो अवनी दौड़ती हुई आ रही थी। आय, वो सीधा आकर ऋषभ के गले लग गई और उसे जोर से पकड़ सिसकियां लेने लगी और बोली, आप कहाँ थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपको पता है मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या क्या उल्टा पलटा सोचने लग गई थी। आय, ऋषभ ने भी उसे कस के गले लगा लिया और चुप कराते हुए बोल, स्वीट हार्ट चुप हो जाओ, देख मैं यही हूँ। मैं उस वक्त मीटिंग में था इसलिए मुझे पता नहीं चला और मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं छूना भी बहुत मुश्किल है, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे कभी कुछ होगा। अवनी बोली, मुझे पता है, पर जब आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैं क्या करती। आय, ऋषभ अवनी की आंखों में देख बोल, अच्छा मुझे माफ कर दो प्लीज, अगली बार से कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ हो गया है? इसका जवाब पीछे खड़ी कोमल ने दिया। नाचे चल के खुद देख लो। ऋषभ कंफ्यूज हो बोला, नीचे क्या है ऐसा? अवनी बोली, आप चल के खुद देख लो। आय, फिर तीनों और ऋषभ के सभी बॉडीगार्ड और रोनित सब के सब नीचे गए। अवनी और कोमल उन दोनों को सीधा उस कमरे में लेकर गई जहां लाशें थी। जैसे ही ऋषभ ने अंदर का नजारा देखा वो हैरान हो गया। वो बोला, ये किसने किया? आय, कोमल बोली, हमें नहीं पता, पर हम जब पैलेस आए तो एक आदमी था जो विवान को मारने जा रहा था। आय, ऋषभ विवान का नाम सुन बोल, विवान तो ठीक है न? उसे तो कुछ नहीं हुआ न? कोमल बोली, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, हम सही वक्त पर पहुंच गए थे। आय, ऋषभ बोला, तुम बोल रही हो कि ये सब शायद एक आदमी ने किया है? कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ बोला, कुछ अजीब था उस आदमी में। आय, इसका जवाब अवनी ने दिया, वैसे तो कुछ ज्यादा अजीब नहीं था, बट एक चीज बहुत अजीब लगी मुझे, उसके गर्दन पर के लिखा हुआ था। आय, ऋषभ बोला, इसमें अजीब क्या है? कि तो बहुत ही लोग लिखवाते हैं। आय, अवनी बोली, हाँ बहुत लोग लिखवाते हैं, पर उसके के साथ हंटर का टैटू था जो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। आय, हंटर टैटू का नाम सुनते ही उसके साथ रोनित और उसके खास बॉडीगार्ड सबके माथे पर टेंशन की लकीरें दिखने लगी, जो कि अवनी ने देख ली थी, पर वो कुछ बोली नहीं। ऋषभ फिर आगे कुछ नहीं पूछा और रोनित को सब क्लीन करने का बोल अपने रूम की तरफ चला गया। आय, कोमल और अवनी को ऋषभ का बिहेवियर समझ नहीं आया कि ऋषभ बिना कुछ बोले क्यों चला गया। कोमल रोनित से बोली, रोनित क्या हुआ है? ऋषभ बिना कुछ बोले क्यों चला गया? आय, रोनित बोल, मुझे नहीं पता, तुम खुद जाके बॉस से पूछे लो। अवनी बोली, कोमल तू विवान के पास जा, मैं जाके बात करती हूँ। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया और वो विवान के रूम की तरफ चल दी और अवनी अपने रूम की तरफ। आय,
रूम में ऋषभ अपनी टाई खोलकर एक वाइन की ग्लास लेकर विंडो पर खड़ा हो धीरे धीरे उसको पी रहा था। अवनी रूम में आए तो ऋषभ को वाइन पीते देख उसे इतना तो समझ आ गया था आय की बात कुछ बड़ी है, वरना ऋषभ इतनी जल्दी वाइन नहीं पीता। अवनी उसके बगल में जाके खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? टैटू की बात सुन के आप बहुत परेशान लग रहे थे। आय ऋषभ जो कब से अपने ख्यालों में खोया हुआ था वो अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान था, वो तो बस विवान को कुछ हो जाता इस बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था और कुछ नहीं। आय अवनी ऋषभ की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ कर बोली, आपको झूठ बोलना नहीं आता, आप सच सच बताइए क्या बात है, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आय ऋषभ हार मान के सब बोल दिया। वो बोला, तुम जिस आदमी के बारे में बता रही हो वो कोई नॉर्मल किलर नहीं है, वो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक हिटमैन है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। अगर उसने कोई काम हाथ में लिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ेगा। वो इतना पावरफुल है कि वो अकेला हजारों लोगों को मार सकता है। आज तुमने खुद देख ही लिया होगा, उसकी पावर 200 से भी ज्यादा गार्ड को उसने अकेले मार डाला। आय अवनी बोली, हाँ वो तो मैंने आज देख ही लिया, पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो आज यहाँ मरने किसे आया था? आय ऋषभ बोल, शायद वो यहाँ विवान को मारने आया था। आय अवनी बोली, पर विवान को क्यों कोई मारेगा, उसे मारकर किसी को क्या मिल जाएगा? आय ऋषभ फिर से बाहर देखते हुए बोला, वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विवान को कोई क्यों मारना चाह रहा है। अब ये तो विवान के होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक हमें उसे कहीं सेफ जगह पर रखना होगा, वरना वो हिटमैन दोबारा उसे ढूंढ लगा। इस बार तो तुम्हारी वजह से विवान बच गया, अगली बार शायद ना बच पाए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आय अवनी ने भी हम में सिर हिलाया, तभी गेट नॉक होने की आवाज आई। ऋषभ ने कमिंग बोला। कमिंग बोलते ही मिसेस आय एपिसोड 84 कार्तिक कौन है? कहानी अब तक। ऋषभ फिर से बाहर देखते हुए बोला, वही तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि विवान को कोई क्यों मारना चाह रहा है। अब ये तो विवान के होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक हमें उसे कहीं सेफ जगह पर रखना होगा, वरना वो हिटमैन दोबारा उसे ढूंढ लगा। इस बार तो तुम्हारी वजह से विवान बच गया, अगली बार शायद ना बच पाए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। आय अवनी ने भी हम में सिर हिलाया, तभी गेट नॉक होने की आवाज आए। ऋषभ ने कमिंग बोला। कमिंग बोलते ही मिसेस आय अब आगे पैलेस की सबसे बड़ी मैड घबराई हुई अंदर पर जैसी ही ऋषभ और अवनी को देखा तो वो शांत हुई। अवनी उनको इतना घबराई देख बोली, आय आप इतना घबराई हुई क्यों हो? आय वो मैड बोली, बेटा मैंने नीचे सभी गार्ड और मैड की लाशों को ले जाते हुए देखा तो मैं घबरा गई, कहीं आप दोनों को। आय इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई और उनकी आंखों में पानी आ गया। अवनी मैट के पास आई और गले लगाते हुई बोली, आए हम दोनों बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करो, और आप तो ठीक हो ना? आए आई ने हाँ में सिर हिलाया। अवनी उनसे दूर हुई और पूछा, आप कहाँ थी जब वो किलर आया था? मैट बोली, बेटा हम मार्केट गए थे घर का कुछ सामान लेने पर, जब अंदर आए तो हमें ऋषभ बाबा के आदमी मिले लाशों को ले जाते हुए, तो हम डर गए और रोनित से पूछकर सीधा यहाँ आ गए आप दोनों को देखने के लिए। आए ऋषभ अवनी के पास आया और उसके पीछे खड़े हो बोल, आए हम दोनों ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, जाइए आप कुछ खाने को बना दीजिए, हमें बहुत भूख लग रही है। आए मेड ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अवनी ऋषभ से बोली, आपको क्या लगत है आय सच बोल रही है? ऋषभ अवनी को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, स्वीट हार्ट आय एकदम सच बोल रही है, वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती। आय अवनी बोली, आपको इतना यकीन कैसे है कि वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी? आय ऋषभ बोला, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ ऐसा पता है, जो दुनिया के सामने आ गया तो वो ना तो जी पाएगी ना ही मर पाएगी। आय अवनी बोली, ऐसा क्या है जिसे अगर बता दिया गया तो वो ना जी पाएगी ना ही मर पाएगी? आय ऋषभ बोला, सॉरी स्वीट हार्ट, मैं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उन्हें कसम दी है कि ये बात मैं किसी और को कभी नहीं बताऊंगा। आय अवनी ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और ओक बोल कर उसके चुंगल से छुटने की कोशिश करने लगी। आय ऋषभ अवनी को और टाइट पकड़ बोला, स्वीट हार्ट ये कार्तिक कौन है? आय ऋषभ के मुंह से कार्तिक का नाम सुन अवनी एकदम से रुक गई और ऋषभ की आंखों में देखने लगी, जैसे उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं समझ पाई कि ऋषभ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आय अवनी अभी सोच ही रही थी कि क्या बोलूं, तब तक ऋषभ दोबारा अपनी कड़क आवाज में बोला, स्वीट हार्ट मैंने कुछ पूछा, ये कार्तिक कौन है? आय
अवनी ऋषभ की दरवानी आवाज सुन डर गई और बिना रुके एक सांस में बोली, कार्तिक, हमारे न्यू प्रोफेसर जो बड़े ही यंग और अच्छे हैं, उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। एक चल में उन्होंने चंद्रा सर की जगह लाया गया है। आज मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहुत फनी बातें करते हैं। अवनी ने सब कुछ आंखें बंद कर बोला। बोलने के बाद उसे ऋषभ की कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आय आंखें खोलते हैं उसका डर के मारे हालत खराब हो गई क्योंकि ऋषभ इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। आय वो घबराते हुए ही बोली, आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था। अवनी को समझ आ गया था कि उसको पक्का डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो फट से ऋषभ के सीने से लग गई और टाइट से उसके शर्ट को पकड़कर आंखें बंद कर ली। आय ऋषभ जो उसे डांटने वाला था वो अवनी के हरकत से चुप हो गया और उसे देखने लगा जो किसी छोटे से बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। आय थोड़ी देर तक अवनी को जब ऋषभ की कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी एक आंख खोलकर ऊपर देखा तो ऋषभ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। अवनी ने अपनी दोनों आंखें खोल बड़ी मासूमियत से बोली, आप डांटोगे नहीं मुझे? आय ऋषभ उसके हक करते हुए बोला, डांटने तो वाला था पर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो डांटने का किसका मन करेगा? आय अवनी ने स्माइल कर दी और बोली, चलो अच्छा है मैं बच गई। आय उसकी इस बात पर ऋषभ उसे घूरने लगा और बोला, इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बचोगी। आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना? आय अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। आय ऋषभ ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, इतनी खुश मत हो, शिकायत के साथ दोबारा उस कार्तिक से बात भी नहीं करोगी? आय अवनी कुछ बोलने ही वाली थी, ऋषभ ने उसे घूर दिया जिससे उसकी आवाज उसके गले में रह गई। आय अवनी ने अपना मुंह बना लिया और वापस से ऋषभ के गले लग गई। एपिसोड 85 विवान को आया होश। कहानी अब तक। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। आय ऋषभ ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, इतनी खुश मत हो, शिकायत के साथ दोबारा उस कार्तिक से बात भी नहीं करोगी? आय अवनी कुछ बोलने ही वाली थी, ऋषभ ने उसे घूर दिया जिससे उसकी आवाज उसके गले में रह गई। आय अवनी ने अपना मुंह बना लिया और वापस से ऋषभ के गले लग गई। आय अब आगे। थोड़ी देर गले लगने के बाद दोनों एक दूसरे के अलग हुए और ऋषभ वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने और अवनी नीचे कोमल के पास चली गई। आय नीचे अब तक ऋषभ के आदमियों ने सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया था और बस रूम क्लीन करा रहे थे। आय विवान के रूम में अवनी और कोमल एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ऋषभ भी फ्रेश होकर अपने घर के कपड़े पहनकर वहां आया और सीधा विवान के पास गया और उसको चेक किया कि वो ठीक है या नहीं। तसली हो जाने के बाद वो भी अवनी और कोमल के साथ बैठ गया और आज की हुई घटना के बारे में डिस्कशन करने लगा। आय थोड़ी ही देर में ऋषभ के आदमियों ने पूरे पैलेस को पहले जैसा कर दिया था। पुराने गार्ड की जगह अब नए गार्ड आ गए थे। सब कुछ सही कर रोनित विवान के कमरे के पास आया और गेट नॉक किया। तीनों का ध्यान गेट पर गया तो वहां रोनित खड़ा था। आय ऋषभ ने अंदर आने का इशारा किया। रोनित सीधा अंदर आया और ऋषभ के सामने खड़ा हो बोला, बॉस, हमन विवान को सेफ जगह ले जाने का बंदोबस्त कर दिया है। आय चोपर रेडी है, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऋषभ ने हाँ का इशारा किया और पूछा, बाहर सब पहले जैसा कर दिया है न? जिनकी भी डेथ हुई है उनके घर वालों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि उनके घर की पूरी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। रोनित बोला, बॉस, हमन पहले ही सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है और सभी लाशें उनकी फैमिली के पास भेजवा दी है। आय ऋषभ ने हम में जवाब दिया और रोनित से अपने बाकी बॉडीगार्ड को बुलाने को बोला। रोनित तुरंत फोन करके सारे बॉडीगार्ड को बुला लिया और सबने विवान को स्ट्रक्चर पे लेटा प्लेस के टेरेस पर ले गए जहां पहले से ही चोपर रेडी था। आय सबने विवान को उसमें लेटा दिया। ऋषभ भी उसी चौपर में बैठ गया। ऋषभ ने अवनी और कोमल को जाने को बोला पर दोनों नहीं मानी और साथ जाने की जिद करने लगी। आय हार मानकर ऋषभ को उन दोनों को भी साथ ले जाना पड़ा। आय दोनों भी आके चौपर में बैठ गई और चौपर उड़ पड़ा। रास्ते भर अवनी ने ऋषभ का दिमाग खा गई कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। ऋषभ परेशान हो बोला, स्वीट हार्ट, हम आर के लैंड पर जा रहे हैं, दुनिया की सबसे सेफ जगह जहां कोई भी आने की सोच भी नहीं सकता। आय कबीर 2 घंटे बाद सबके सब आर के लैंड पहुंचे। वहां पर रोनित ने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। ऋषभ के उतरते डॉक्टर की एक टीम ने विवान को ऋषभ के पैलेस में ले गए और उसका चेकअप करने लगे। आय
सब चेक करने के बाद एक डॉक्टर ने ऋषभ से आके बताया कि विवान की कंडीशन अब कुछ हद तक ठीक हो गई है, उन्हें कभी भी होश आ सकता है। डॉक्टर की बात सुन ऋषभ, अवनी और कोमल तीनों बड़े खुश हुए। आय फिर तीनों विवान को एक बार देखकर पैलेस में अपने अपने रूम में चले गए। कोमल के लिए ऋषभ ने एक गेस्ट रूम रेडी करा दिया था। आय शाम को सबने एक साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब तक विवान को होश नहीं आता सब लोग यही रहने वाले थे। आय नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे। कुछ डॉक्टर और बॉडीगार्ड जो जग रहे थे वो विवान का बार बार चेकअप कर रहे थे। तभी अचानक से विवान को होश आ गया। डॉक्टर ने विवान को उठाकर बैठाया और उसे कुछ सवाल जवाब करने लगे। वही तब तक एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को जाके ये बता दिया कि विवान को होश आ चुका है। आय ऋषभ फटाफट उठा और विवान के कमरे की तरफ जाते हुए अवनी से बोला, स्वीट हार्ट तुम जाके कोमल को भी बता दो, वो भी विवान के लिए बहुत परेशान थी। अवनी ने भी हामी भरी और वो कोमल को बुलाने चली गई और ऋषभ विवान के पास गया। आय जैसे ही ऋषभ विवान के कमरे में घुसा उस देखकर वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया। वही विवान ऋषभ को देख स्माइल कर रहा था। आय ऋषभ उसके पास गया और उसे गले लगा, बोला कैसा है मेरे भाई। विवान ने भी उसे गले लगाया और बोला, मैं एकदम सही हूँ मेरे भाई, बस थोड़ी सी चोट आई थी और देख वो भी अब ठीक हो गई है। आय ऋषभ विवान से अलग हुआ और उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तू अकेले मल्होत्रा से लड़ने चला गया। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो तुझे कभी छू भी पाएगा, पर पता नहीं कैसे उसने तुझे बंदी बना लिया। आय एपिसोड 86 खून पीने वाली पिचासनी। कहानी अब तक। ऋषभ उसके पास गया और उसे गले लगा, बोला कैसा है मेरे भाई। विवान ने भी उसे गले लगाया और बोला, मैं एकदम सही हूँ मेरे भाई, बस थोड़ी सी चोट आई थी और देख वो भी अब ठीक हो गई है। आय ऋषभ विवान से अलग हुआ और उससे माफी मांगते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दियो, मेरी वजह से तू अकेले मल्होत्रा से लड़ने चला गया। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो तुझे कभी छू भी पाएगा, पर पता नहीं कैसे उसने तुझे बंदी बना लिया। आय अब आगे विवान बोला, ऋषु इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने जो बोला वो करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब मैं मल्होत्रा को पकड़ने अपने बंदों के साथ जा रहा था तब रास्ते में मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था। आय हम सब हमले के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने मेरे सारे अदमियों को मार दिया और मुझे बेहोश कर पता नहीं किस जगह ले जा बहुत टॉर्चर किया। आय ऋषभ विवान की बात सुन बड़ा हैरान हुआ, इतना सब विवान के साथ हुआ और उसे पता तक नहीं चला। ऋषभ बोला, मतलब मल्होत्रा ने तुझे नहीं मारा था, मारा किसी और ने था। आय विवान ने नामे सिर हिलाया और बोला, उसने तो बस मुझे यूज किया तुझे बुलाने के लिए। आय पर उसने नहीं मारा तो मारा किसने और क्यों। आय विवान बोला, मुझे अच्छे से तो नहीं पता कि मुझे मारा किसने है, पर जिसने भी मारा था उन लोगों के पास हमारे ही हथियार थे और उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तेरे आदमी हूँ। और रही बात मुझे क्यों मारा, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ दिनों में किसी से कोई पंगा नहीं लिया। आय ऋषभ विवान की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे ये तो समझ आ गया था जिसने भी विवान पर हमला कराया है वो कोई पहुंची हुई चीज है, वरना जो हथियार विवान के पास होते हैं उसे हाथियों से कोई इतनी आसानी से तो नहीं लड़ सकता। आय वो दोनों अपने में बातें कर ही रहे थे कि अवनी कोमल को लेकर अंदर आए। विवान को होश में देख कोमल की आंखें नम हो गई। विवान ने कोमल को देखा और बोला, अबे ये खून पीने वाली पिचासनी भी आए है। आय विवान की बात सुन कोमल की आंखों से नमी गायब हो गई। वो ऋषभ के पास गई और उसे उठाकर अवनी के पास फेंक दिया। ऋषभ बेचारा तो समझ ही नहीं पाया अभी उसके साथ क्या हुआ। वही अवनी कोमल की हिम्मत देख इम्प्रेस थी। आय कोमल विवान के बेड पर गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, क्या कहा तूने, खून पीने वाली पिचनी तुझे हर वक्त। आय मुझे चिढ़ाना जरूरी है क्या, तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं कितनी परेशान थी, रात को नींद नहीं आती थी, बार बार तुझे आके देखती थी कहीं होश ना आ गया हो, और तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर से मुझे मुंह फेर रहा है। विवान का ध्यान तो कोमल की बातों पर था ही नहीं, वो तो बस उसके चेहरे में कहीं खो गया था और उसके लिप्स को बस छूना चाहता था। आय कोमल बिना सांस लिए बोले ही जा रही थी। विवान से रहा नहीं गया, उसने उसे गर्दन से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आय कोमल की आवाज उसके गले में ही अटक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसे भी कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था, इसलिए उसने भी विवान का साथ देना शुरू कर दिया। आय वही रूम में रोनित, अवनी, ऋषभ तीनों हैरान थे। अवनी को तो शर्म आ रही थी उन दोनों को किस करता देख, वही रोनित तो आंखें फाड़ देखे जा रहा था। ऋषभ रोनित के सिर पे मारते हुए धीरे से बोला, बाहर जा।
रोनित बिना ऋषभ की तरफ देखे हिना में सिर हिलाया। इस बार ऋषभ उसके कान के पास जाके बोला, अगर 1 मिनट में तू यहां से गया नहीं ना तो कल तेरी क्लास में ब्लैक चैम्बर में लूंगा। आय। ब्लैक चैम्बर का नाम सुन रोनित का ध्यान ऋषभ पर गया जो उसे घूर रहा था। रोनित धीरे से बोला, जा रहा हूँ बॉस, पर आप ये बार बार ब्लैक चैम्बर की धमकी मत दिया करो। आय। रोनित की बात सुन ऋषभ की आंखें छोटी छोटी हो गई। रोनित बाहर जाते हुए बोला, सॉरी बॉस, वो जा तो बाहर रहा था पर नजर कोमल और विवान पर थी। उसके बाहर जाते ही विवान अवनी के पास जा धीरे से बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों शर्मा रही हो, हम भी तो करते हैं। आय। एपिसोड 87 विवान ने किया प्यार का इजहार। कहानी अब तक। ब्लैक चैम्बर का नाम सुन रोनित का ध्यान ऋषभ पर गया जो उसे घूर रहा था। रोनित धीरे से बोला, जा रहा हूँ बॉस, पर आप ये बार बार ब्लैक चैम्बर की धमकी मत दिया करो। आय। रोनित की बात सुन ऋषभ की आंखें छोटी छोटी हो गई। रोनित बाहर जाते हुए बोला, सॉरी बॉस, वो जा तो बाहर रहा था पर नजर कोमल और विवान पर थी। उसके बाहर जाते ही विवान अवनी के पास जा धीरे से बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों शर्मा रही हो, हम भी तो करते हैं। आय। अब आगे ऋषभ की बेशर्मी भरी बातें सुन अवनी को अपना चेहरा छुपाना चाहती थी। ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों शर्मा रही हो, एक किस है तो है, कौन सा मैं बाकी सब करने की बात कर रहा हूँ। आय। अवनी से ऋषभ की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके पेट में कोहनी मारते हुए बोली, आप भी ना जगह देखनी है ना कुछ और, बस शुरू हो जाना है। आय। अवनी के मारने से ऋषभ के मुंह से जोरदार आवाज निकली और वो अवनी से बोला, स्वीट हार्ट भला पति को कोई ऐसे मारता है क्या जैसे तुम मार रही हो। आय। अवनी ऋषभ की बात सुन उसे घूरने लगी। वही ऋषभ की बोलती बंद हो गई। आय। वही ऋषभ की आवाज सुन कोमल और विवान दोनों होश में आए। विवान होश में आते ही कोमल को पीछे की तरफ धक्का दे दिया जिससे वो बेड पर जा गिरी। वही कोमल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वापस से खड़ी हुई और विवान का कॉलर पकड़ बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का कैसे दिया। आय। विवान को भी समझ नहीं आ रहा था उसने कोमल को धक्का कैसे दे दिया। वो कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी कोमल, सॉरी यार, मुझे पता नहीं किया हुआ कि मैंने धक्का दे दिया। आय। विवान के सॉरी बोलने से कोमल कहीं शांत हुई और कॉलर छोड़ सही करते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होना चाहिए। विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। वही पीछे खड़े ऋषभ और अवनी ताली बजाते हुए बोले, फिनली तुम दोनों ने ये तो दिखा दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब इजहार भी कर ही दो। आय। विवान कोमल को देख कुछ बोलने वाला था कि ऋषभ उसे रोकते हुए बोला, अबे गधे, प्यार का इजहार खाली हाथ नहीं करते। ऋषभ ने उसे एक फ्लावर पॉट से नकली गुलाब का फूल निकाल दिया और बोला, ये ले, इसे देकर कर। आय। विवान कभी उस फूल को देखता तो कभी ऋषभ को। वो बोला, ऋषु भला कौन प्लास्टिक का फूल देके प्रोपोज करता है। आय। ऋषभ उसे आंख दिखाते हुए बोला, बेटा इसके अलावा कुछ है भी नहीं, ये भी ले ले वरना ये भी नसीब नहीं होगा। विवान ने फट से उस फूल को ले लिया और कोमल को देख बोला, कोमल विल यू मैरी मी। आय। कोमल के लिए ये सब नया नया था पर उसने भी वो प्लास्टिक का फूल लिया और हाँ में सिर हिला दिया। पीछे से अवनी और ऋषभ ताली बजाना शुरू कर दिया। आय। सब सही होने के बाद अवनी कोमल चले गए और ऋषभ और विवान ऑफिस में अब तक क्या हुआ है और उस हिटमैन को कैसे ढूंढना है डिस्कशन करने लगे। वही आय। ऋषभ बोला, तुझे पूरी तरह ठीक होने में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा, तब न तू यहीं से सारा काम संभालेगा क्योंकि बाहर तुझे खतरा हो सकता है और मैं जब तक उस हिटमैन को ढूंढता हूँ। आय। विवान ने भी हामी भर दी। तभी विवान को कुछ याद आया और वो बोला, ऋषु मल्होत्रास का क्या हुआ। ऋषभ विवान के बात पर एक डेविल्स मेले के साथ बोला, होना क्या था जो सबके साथ होता है वही उनके साथ भी हुआ है पर इस बार कुछ अलग हुआ है। आय। विवान कंफ्यूज होते हुए बोला, इस बार ऐसा क्या अलग हो गया है। ऋषभ बोला, इस बार मैंने मल्होत्रास को नहीं मारा, इस बार सारा काम सारी प्लानिंग अवनी ने की थी। मुझे तो जब से ये पता चला था उन्होंने तुझे किडनैप कर लिया, मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। अगर उस दिन अवनी नहीं आती तो शायद कंडीशन कुछ और होती। आय। विवान ने हम में जवाब देते हुए बोला, देखा मेरी भाभी कितनी कमाल की है, जहां तेरा दिमाग बंद हो गया वहां उन्होंने अपना दिमाग लगाकर सब संभाल लिया। आय। ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, सो तो तेरी भाभी है तो कमाल की। आय। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बात कर ऋषभ भी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विवान ने फटाफट अपने गले के लॉकेट को चेक किया। लॉकेट देखकर विवान की जान में जान आई और वो गेट की तरफ देख बोला, ऋषभ मैं जानता हूँ वो हिटमैन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। आय। पर मैं तुझे नहीं बता सकता क्योंकि उसे तेरी जान को खतरा है। अगर वो तुझ तक पहुंच गए तो हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए जी, सब कुछ तेह नहस हो जाएगा। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी आ गई।
आय 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 आय। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के किसी कोने में एक आदमी खून से लथपथ एक छोटे से कमरे में घुसते ही उसके सिर पर किसी ने बंदूक तान दी। खून से लथपथ आदमी उस आदमी के पैरों में गिर बोला, बॉस मुझे माफ कर दो, मैं अपना टारगेट को खत्म नहीं कर पाया, पर एक मौका और दे दो, अब नहीं बचेगा वो। आय 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 आय। बंदूक ताना आदमी बोला, ठीक है एक मौका और देता हूं, पर इस बार कोई गलती हुई तो दुनिया से मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। आय। एपिसोड 88 दिल्ली वापसी। कहानी अब तक वही। दूसरी तरफ दुनिया के किसी कोने में एक आदमी खून से लथपथ एक छोटे से कमरे में घुसते ही उसके सिर पर किसी ने बंदूक तान दी। खून से लथपथ आदमी उस आदमी के पैरों में गिर बोला, बॉस मुझे माफ कर दो, मैं अपना टारगेट को खत्म नहीं कर पाया, पर एक मौका और दे दो, अब नहीं बचेगा वो। आय 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 आय। बंदूक ताना आदमी बोला, ठीक है एक मौका और देता हूं, पर इस बार कोई गलती हुई तो दुनिया से मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। आय 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 आय। अब आगे 10 दिन बाद कुंद्रा पैलेस। विवान की हालत अब तक सुधार चुकी थी, अब वो चलने फिरने के लायक हो चुका था। अब तक अवनी और कोमल के पेपर भी खत्म हो चुके थे, तो ऋषभ और अवनी ने डिसाइड किया कि सब लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे। आय 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 आय। कोमल और विवान ने भी इस बात पर हामी भर दी। सब लोग जाने की तैयारी में बिजी थे, तभी ऋषभ का फोन बाजा। ऋषभ ने फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फट से फोन उठा लिया। आय 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 आय। ऋषभ कुछ बोल पता तब तक उधर से गीता जी बोली, बेटा कैसा है तू? आय 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 आय। उनकी आवाज में फिक्र और डर साफ दिखाई दे रहा था। ऋषभ बोला, माँ क्या हुआ, इतनी घबराए हुई क्यों हो? गीता जी बोली, बेटा पता नहीं, पर पता नहीं आज बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। बेटा एक काम करना, तू वापस आ जा। आय 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 आय। ऋषभ बोला, माँ आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, अब फिक्र मत कीजिए, और मैं वैसे भी 10 दिनों में दिल्ली वापस आ ही रहा हूँ। गीता जी को तो जैसे ऋषभ की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो जिद करते हुए बोली, नहीं बेटा मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तू आज ही वापस दिल्ली आ रहा है। आय 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 आय। ऋषभ को समझ आ रहा था गीता जी ऋषभ के लिए कितनी फिक्रमंद थी, इसलिए ऋषभ ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और दिल्ली वापस जाने के लिए मान गया। ऋषभ ने थोड़ी बहुत और बातें की और फोन कट कर दिया। आय 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 आय। फोन कटते ही बगल में बैठी अवनी, जो कब से दोनों माँ बेटों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, बोली, क्या हुआ मम्मी, क्या बोल रही थी? आय 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 आय। ऋषभ अवनी की तरफ देख उदास होते हुए बोला, माँ को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे वापस दिल्ली बुला रही है। अवनी बोली, तो वैसे भी हम 10 दिन बाद दिल्ली जाना ही है, तो वो अभी क्यों बुला रही है? आय 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 आय। ऋषभ बोला, मैंने भी माँ को यही बोला, पर उन्हें पता नहीं क्या हुआ है, जिद कर रही है कि मुझे आज ही वापस दिल्ली आना है। आय 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 आय। अवनी ऋषभ की बात सुन थोड़ा सोचते हुए बोली, हम चलो ठीक है चलते हैं हम दिल्ली। अवनी की बात सुन ऋषभ को थोड़ी हैरानी हुई कि अवनी मान कैसे गई, क्योंकि घूमने का प्लान अवनी ने ही बनाया था। आय 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 आय। अवनी आगे बोली, हम 4 रोज कभी और घूमने चले जाएंगे, अभी दिल्ली जाना जरूरी है। आय 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 आय। ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिलाया और फोन निकाल विवान को सब बता दिया और दिल्ली जाने की अरेंजमेंट करने को बोला। विवान भी जाने के लिए रेडी हो गया। आय 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 आय। अवनी ने भी कोमल को फोन करके दिल्ली जाने वाली बात बता दी। कबीर आधे घंटे बाद सब के सब दिल्ली के लिए निकल गए। आय 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 आय। उन लोगों का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनके प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई। वो तो अच्छा था कि पायलट बड़े एक्सपीरियंस थे, इसकी वजह से उन्होंने सफैली किसी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। आय 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 आय। विवान ने आरके का दूसरा प्लेन मंगवा लिया, फिर सब उसमें बैठकर दिल्ली के लिए चल गए। आय 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 आय। विवान ने दिल्ली में अपनी और ऋषभ के लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट करा रखी थी। इसके 2 रीजन थे, पहला तो हिटमैन का खतरा और दूसरा ऋषभ की जान को वैसे ही बहुत दुश्मनों से खतरा होता है। आय 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 आय। सब ऋषभ के पर्सनल रनवे पर उतरे और सीधा कुंद्रा प्लेस के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे के सफर के बाद सब कुंद्रा प्लेस पहुंचे। ऋषभ अवनी अपने रूम में चले गए और कोमल विवान अलग अलग रूम में गए। थोड़ी देर बाद ऋषभ और विवान ऋषभ के घर के लिए निकल गए। आय 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 आय। 1 घंटे के बाद विवान और ऋषभ अपनी BWM लेकर ऋषभ के घर पहुंचा, जहां ऋषभ की मोम पहले ही ऋषभ का इंतजार कर रही थी। आय 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 आय। गीता जी ने जैसे ही ऋषभ को अपने सामने देखा तो उनकी जान में जान आई। वो ऋषभ के पास आई और उसके गालों को पकड़ते हुए बोला, बेटा ठीक तो है न तू? मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। आय 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 आय। ऋषभ गीता जी का हाथ पर हाथ रख बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। आय 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 आय। बगल में खड़ा विवान मजाकिया तरीके से बोला, आंटी ऋषभ को थोड़ी न कुछ होता है, होता तो उसे है जो ऋषभ से पंगा लेता है। आय 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 आय। गीता जी को विवान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, वो कुछ बोलने वाली थी। बिरयानी। कहानी अब तक ऋषभ गीता जी का हाथ पर हाथ रख बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। आय
बगल ने खड़ा विवान मजाकिया तरीके से बोला, आंटी ऋषभ को थोड़ी न कुछ होता है, होता तो उसे है जो ऋषभ से पंगा लेता है। आए गीता जी को विवान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, वो कुछ बोलने वाली थी। आए अब आगे थी कि ऋषभ गीता जी से बोला, ये सब छोड़ो माँ, आप लोग कैसे हैं और दी कैसी है। गीता जी बोली, सब लोग एकदम ठीक है, बस पता नहीं क्यों तेरी फिक्र हो रही थी, पर अब तू भी आ गया तो वो फिक्र भी खत्म हो गई। आए दोनों माँ बेटे का प्यार देख विवान बोला, आंटी मैं भी हूं, मेरे बारे में भी पूछ लो या फिर सारा प्यार अपने बेटे के लिए ही है। आए विवान की बात सुन के ऋषभ विवान को घूरने लगा, वही गीता जी विवान के पास आई और उसके कान मोड़ते हुए बोली, तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तूने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया, इस आंटी की कभी याद नहीं आती तेरे को। आए विवान को दर्द हो रहा था, वो अपने कान चुराते हुए बोला, आंटी प्लीज थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है और मैं आपको कभी भूला नहीं था, आप कोई भूलने वाली चीज हो, वो तो आपके बेटे ने मुझे इतना काम दे रखा था कि आपको कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता था, सॉरी आंटी। आए विवान की बात सुन ऋषभ उसे और घूरने लगा, क्योंकि विवान ने सारा डिकरा ऋषभ के सिर पर फोड़ दिया। गीता जी ऋषभ से बोली, तुम दोनों तो कॉलेज के काम से गए थे न, तो तुम सारा काम बेचारे विवान से क्यों करा रहा था। आए ऋषभ बात संभालते हुए बोला, अरे माँ छोड़ो, आप ये सब इस गधे की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है। आए गीता जी को याद आया कि आज उन्होंने ऋषभ का फेवरेट बिरयानी बनाई है। गीता जी बोली, अरे जल्दी चलो तुम दोनों, मैंने बिरयानी बनाई है, चल के खा लो। आए बिरयानी का नाम सुन के ऋषभ और विवान के मुंह से पानी आने लगा, दोनों ने आओ देखा ना ताओ, यहां तक कि अपना सामान भी गेट पर ही छोड़कर अंदर डाइनिंग एरिया की तरफ चल दिए। आए दोनों अंदर गए और सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट बजाने लगे ताकि गीता जी फटाफट बिरयानी लाए। आए गीता जी दोनों की हरकत देख हंस पड़ी और उन्होंने दोनों का सामान अंदर किया, फिर किचन से बिरयानी लेकर उनकी प्लेट में सर्व किया और ऋषभ के बगल में बैठ गई। ऋषभ और विवान ने एक लंबी सांस के साथ बिरयानी की खुशबू ली और जल्दी से खाना शुरू किया। दोनों अभी खाने में मस्त थे कि पीछे से ऋषभ की बहन आते हुए बोली, छोटे तू आ गया। आए ऋषभ ने खाने पे फोकस हटा निशा की तरफ देखा तो निशा स्माइल करते हुए उन दोनों के पास ही आ रही थी। ऋषभ भी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, दी आज आप घर कैसे। निशा ऋषभ के पास आई और उसके बालों को खराब करते हुए बोली, छोटे तू भूल गया, आज नेशनल हॉलीडे है। आए ऋषभ को याद आया, आज तो हॉलीडे है। वो बोला, तो फिर आज आपका कोई पालन है किसी चीज का। आए निशा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ पालन है, वैसे क्यों पूछ रहा है। ऋषभ खुश होते हुए बोला, चलो फिर ठीक है, तो आज आप मेरे साथ चल रही हो। निशा बोली, पर कहाँ चलना है। एपिसोड 89 बिरयानी। कहानी अब तक ऋषभ गीता जी का हाथ पर हाथ रख बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। आए बगल ने खड़ा विवान मजाकिया तरीके से बोला, आंटी ऋषभ को थोड़ी न कुछ होता है, होता तो उसे है जो ऋषभ से पंगा लेता है। आए गीता जी को विवान की बातों का मतलब समझ नहीं आया, वो कुछ बोलने वाली थी। आए अब आगे थी कि ऋषभ गीता जी से बोला, ये सब छोड़ो माँ, आप लोग कैसे हैं और दी कैसी है। गीता जी बोली, सब लोग एकदम ठीक है, बस पता नहीं क्यों तेरी फिक्र हो रही थी, पर अब तू भी आ गया तो वो फिक्र भी खत्म हो गई। आए दोनों माँ बेटे का प्यार देख विवान बोला, आंटी मैं भी हूं, मेरे बारे में भी पूछ लो या फिर सारा प्यार अपने बेटे के लिए ही है। आए विवान की बात सुन के ऋषभ विवान को घूरने लगा, वही गीता जी विवान के पास आई और उसके कान मोड़ते हुए बोली, तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तूने मुझे कभी फोन क्यों नहीं किया, इस आंटी की कभी याद नहीं आती तेरे को। आए विवान को दर्द हो रहा था, वो अपने कान चुराते हुए बोला, आंटी प्लीज थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है और मैं आपको कभी भूला नहीं था, आप कोई भूलने वाली चीज हो, वो तो आपके बेटे ने मुझे इतना काम दे रखा था कि आपको कॉल करने का वक्त ही नहीं मिलता था, सॉरी आंटी। आए विवान की बात सुन ऋषभ उसे और घूरने लगा, क्योंकि विवान ने सारा डिकरा ऋषभ के सिर पर फोड़ दिया। गीता जी ऋषभ से बोली, तुम दोनों तो कॉलेज के काम से गए थे न, तो तुम सारा काम बेचारे विवान से क्यों करा रहा था। आए ऋषभ बात संभालते हुए बोला, अरे माँ छोड़ो, आप ये सब इस गधे की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है। आए गीता जी को याद आया कि आज उन्होंने ऋषभ का फेवरेट बिरयानी बनाई है। गीता जी बोली, अरे जल्दी चलो तुम दोनों, मैंने बिरयानी बनाई है, चल के खा लो। आए बिरयानी का नाम सुन के ऋषभ और विवान के मुंह से पानी आने लगा, दोनों ने आओ देखा ना ताओ, यहां तक कि अपना सामान भी गेट पर ही छोड़कर अंदर डाइनिंग एरिया की तरफ चल दिए। आए दोनों अंदर गए और सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट बजाने लगे ताकि गीता जी फटाफट बिरयानी लाए। आए
गीता जी दोनों की हरकत देख हंस पड़ी और उन्होंने दोनों का सामान अंदर किया, फिर किचन से बिरयानी लेकर उनकी प्लेट में सर्व किया और ऋषभ के बगल में बैठ गई। ऋषभ और विवान ने एक लंबी सांस के साथ बिरयानी की खुशबू ली और जल्दी से खाना शुरू किया। दोनों अभी खाने में मस्त थे कि पीछे से ऋषभ की बहन आते हुए बोली, छोटे तू आ गया। आया। ऋषभ ने खाने पे फोकस हटा निशा की तरफ देखा तो निशा स्माइल करते हुए उन दोनों के पास ही आ रही थी। ऋषभ भी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, दी आज आप घर कैसे? निशा ऋषभ के पास आई और उसके बालों को खराब करते हुए बोली, छोटे तू भूल गया आज नेशनल हॉलीडे है। आया। ऋषभ को याद आया आज तो हॉलीडे है। वो बोला, तो फिर आज आपका कोई पालन है किसी चीज का? निशा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ पालन है। वैसे क्यों पूछ रहा है? ऋषभ खुश होते हुए बोला, चलो फिर ठीक है, तो आज आप मेरे साथ चल रही हो? निशा बोली, पर कहाँ चलना है? एपिसोड 90 ऋषभ का खुलासा। कहानी। अब तक ऋषभ को याद आया आज तो हॉलीडे है। वो बोला, तो फिर आज आपका कोई पालन है किसी चीज का? आया। निशा ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ पालन है। वैसे क्यों पूछ रहा है? ऋषभ खुश होते हुए बोला, चलो फिर ठीक है, तो आज आप मेरे साथ चल रही हो? निशा बोली, पर कहाँ चलना है? आया। अब आगे ऋषभ बोला, दी आप बस मेरे साथ चलिए और कुछ मत पूछिए, आप बहुत खुश होगी। निशा ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और जाने के लिए रेडी होने चली गई। ऋषभ और विवान ने भी अपनी बिरयानी खत्म कर बाहर कार में निशा का वेट करने लगी। कार में बैठकर ऋषभ ने किसी को कुछ मैसेज किया। आया। विवान जो कब से पूछना चाहता था कि आखिर वो निशा को कहाँ लेकर जा रहा है, वो बोला, ऋषु तू निशा को कहाँ लेकर जा रहा है? ऋषभ जो कार के स्टीयरिंग पर हाथ घुमा रहा था वो विवान की तरफ देख बोला, अवनी से मिलवाने और सब कुछ सच सच बताने। आया। विवान ऋषभ की बात सुन आंखें फाड़ उसे देखने लगा और बोला, क्या बक रहा है तू? निशा को सच बताने वाला है? अबे अगर तूने उसे सब कुछ सच सच बता देगा तो कहीं जो रजनी के साथ हुआ वही। वो इतना बोलकर ऋषभ को देखने लगा। आया। ऋषभ को विवान की बात अच्छी नहीं लगी। वो बोला, तू बकवास बंद कर। रजनी दी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं निशा दी को सब सच सच बताने वाला हूँ। आया। विवान चाहता तो नहीं था कि ऋषभ ऐसा कुछ करे, पर वो ऋषभ का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी रेडी हो गया। वो दोनों अपने में बात कर रहे थे कि तभी निशा पीछे का गेट खोल अंदर बैठ गई। आया। ऋषभ बैक मिरर में निशा को देख पूछा, चले दी? निशा ने भी स्माइल के साथ हाँ में मुंडी हिला दी। ऋषभ ने कार स्टार्ट की और हाईवे की तरफ मोड़ दी। आया। करीब आधे घंटे के कार चलने के बाद ऋषभ एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के बाहर आके रुका। निशा ने कार के विंडो से बाहर देखा तो दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। निशा को समझ नहीं आया ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है। आया। असल में ये रेस्टोरेंट ऋषभ का ही था। ये बात निशा भी जानती थी, पर ना जानने का नाटक करते हुए बोली, छोटे हम यहाँ क्यों आए हैं? ऋषभ बोला, दी पहले आप अंदर तो चलो। फिर विवान और निशा दोनों कार से उतर गए और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे और ऋषभ कार पार्किंग में लगाने चला गया। आया। गार्ड ने जैसे ही विवान को देखा तो सल्यूट मारा और रेस्टोरेंट का गेट खोल दिया। निशा और विवान सीधा अंदर गए और अंदर का इंटीरियर देखकर निशा दंग रह गई, क्योंकि वो आज तक इस रेस्टोरेंट में आई ही नहीं थी। विवान उसे सीधा विप एरिया में ले गया जहां एक तबेल था जिसपे 6 कुर्सियां रखी हुई थी। आया। पूरे विप एरिया में सिर्फ ऋषभ के गार्ड ही मौजूद थे, अलग अलग ड्रेस में। ये बात निशा की समझ आ गया था, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप जैसा विवान बोलता जा रहा था वैसे ही करती जा रही थी। आया। विवान और निशा को अभी 10 ही मिनट हुए होंगे कि ऋषभ मास्क लगाकर प्राइवेट एरिया में इंटर हुआ। उसको देखते ही विवान खड़ा हो गया, उसके साथ साथ आप पास के जितने लोग थे सबके सब सिर झुका खड़े हो गए। आया। ऋषभ सीधा निशा के टेबल के पास गया और खड़ा हो गया और निशा के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करने लगा। निशा जो कब से सोच रही थी कि ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है, उसे अब समझ आ चुका था कि ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है, इसलिए इस वक्त बिना किसी एक्साइटमेंट के बस ऋषभ को देख रही थी। आया। ऋषभ जो सोच रहा था निशा उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होगी, पर उसे ना एक्साइटेड होता हुआ देख वो सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोच कर बोला, आया। मिस निशा, आप ये बात जानती हैं कि आरके कौन है? निशा ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक टक बस ऋषभ को देखती रही। आया। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है, फिर भी वो आगे बोला, तुमने नहीं पता होगा पर आज पता चल जाएगा, पर उससे पहले मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने एक वेटर को इशारा किया और वेटर इशारा समझ अवनी और कोमल को बुला लाया। आया। अवनी के मास्क लगा कोमल के साथ अंदर आई और ऋषभ ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। विवान कोमल को छोड़कर सब बाहर चले गए। अवनी सीधा ऋषभ के बगल में आ खड़ी हो गई और कोमल विवान के पास जाके खड़ी हो गई। आया।
निशा तो अवनी को मास्क में भी पहचान गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अवनी के पास जा गले लगते हुए बोली, कैसे हो भाभी? आए भाभी शब्द सुन ऋषभ जो अपना मास्क हटाने जा ही रहा था वो आंखें फाड़ बस निशा को देखना लगा। वही हाल कोमल को विवान का भी था। आए अवनी भी निशा को हक करते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? आए उन दोनों की बातें सुन ऋषभ और विवान की सिटी पिटी गुल थी। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।